आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं कुछ समय तक मुंबई में रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर फिल्म डायरेक्टर बनने का भूत सवार था। थोड़े दिन तक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी मिला, पर जैसा सोचा था वैसी सफलता हाथ नहीं लग रहे थे। इसलिए मैंने फिल्म डायरेक्शन का काम छोड़कर राइटिंग का काम शुरू कर दिया। ग्रुप बन चुका था, इसलिए काम आसानी से मिल रहा था और स्क्रिप्ट ऑनलाइन ही ग्राहक को भेजना होता था। तो यह काम इंटरनेट की सहायता से किसी भी जगह से किया जा सकता था। एक बार मुझे एक हॉरर स्क्रिप्ट लिखने का ऑफर आया, जिसमें गांव की कहानी सेट करनी थी। तो मैंने सोचा रियल लोकेशन वाला फील लाने के लिए किसी गांव में कुछ दिन रह आता हूं, ताकि कहानी अच्छी बन सके। आगे काफ़ी सोच विचार करने के बाद मुझे किसी ने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में चंदनपुर गांव है, जहां पर कई लोगों को भूत प्रेत के अनुभव हुए हैं। मैंने फौरन वहां की टिकट कटवाई और अपने लैपटॉप के साथ वहीं जा पहुंचा। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक संकरा रास्ता। एक पेड़ के पास 8-10 कौवे बैठे थे। मुझे देखकर वो सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा कर गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घरों के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी, जो मेरी ओर ऐसे घूर रहे थे जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वो उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लग गई। कुछ देर बाद मैंने उसे अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजे मेरे कंधे पर चलाने लगी और मुझे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से उठ खड़ा हुआ। यह सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। तो मैंने उसे अपना मकसद बताया। तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रोज रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहाँ कोई नहीं रहता। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहें तो उस बंद घर की चाबी मैं आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी, क्योंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया है और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी कर मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सब से तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था। तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2-3 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नज़र डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा, जरा देखो तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो रहा है क्या, या फिर लोग सब वैसे ही उल्लू बना बैठे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पेड़ पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पेड़ के पास घसीटा
और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो कुछ भी था मैं उसे ले गया और चिल्लाता हुआ फौरन पेड़ की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पेड़ पर गले से फांसी देकर लटका दिया और लड़की तड़प रहे थे। मैंने जैसे ही वहां पर पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वो दोनों दरिंदे और पेड़ पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी तरफ ही देख रहे थे, पर कोई घर से निकल नहीं रहा था। मैंने देखा कि पेड़ पर वही काली बिल्ली अभी भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रहे थे। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वो दोनों दरिंदे और वो लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान के छत पर खड़े हैं। अब मेरी पूरी तरह से सटक चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना समझ चुका था कि गलत फट्टे में टांग लड़ा दी है। मैं पूरी रात वहीं चौक पर खड़ा रहा, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर भी वो कमीनी बिल्ली मेरे खून की प्यासी बैठी हुई थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी ज़बान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए ये मकान दिया था, और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी लिखी हुई थी। वो डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला था वो बस एक प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव से बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पेड़ के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मिलकर मारकर लटका दिया था, और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात है सन 1966 की। तब देश में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल जिसमें गांव के गांव तबाह हो गए। लोग एक एक मुट्ठी भर अनाज को तरसने लगे थे और कई जगहों पर तो लोग एक दूसरे को मारकर भी खाने लगे थे। एक गांव था माधवपुर। जब पूरे देश में अकाल फैला था तो माधवपुर भला इसकी चपेट से कैसे बच पाता। कभी बच्चों की किलकारियों से गुलजार और खुशहाल माधवपुर के लोग अकाल के समय में दाने दाने को तरसने लगे। कुछ समय तक तो जैसे तैसे गांव के लोगों का पेट भरा, पर चूंकि 1965 और 66 दोनों ही साल लगातार अकाल पड़ा, इस वजह से गांव में अनाज की पैदावार नहीं के बराबर थी। लोगों के पास जो बचा कुचा अनाज था लोग वही खा रहे थे। धीरे धीरे करके पहले गरीब तबके के लोग और फिर गांव में रहने वाले समृद्ध लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। अगल बगल के गांव में भी अकाल ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी थी। वो समय ही ऐसा था जब ना तो मोबाइल फोन था और ना ही टेलीफोन। एक दूसरे की खबर लेने में महीनों का समय लग जाता था। माधवपुर गांव के मुखिया के यहाँ
मनोहरपुर गांव के रहने वाले भुवन ने अपनी बहन का ब्याह किया था। इधर बहुत दिनों से उसे अपनी बहन की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तो गनीमत थी कि भुवन के गांव में अभी तक खाने भर का अनाज बचा हुआ था, इसलिए भुवन और उसका परिवार सुरक्षित थे। पर उसे अपनी बहन की बहुत चिंता सता रही थी। उसने कई खत लिखे, पर उसकी बहन की तरफ से किसी भी खत का कोई जवाब नहीं आया। हार कर एक दिन भुवन ने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बहन के घर से हो आऊं, और यही निश्चय करके अपनी बहन के घर को रवाना हो गया। उसकी बहन का गांव ट्रेन के रास्ते में पड़ता था। रात के समय जब भुवन ट्रेन से माधवपुर स्टेशन पर उतरा तो उस समय रात के 11 बज रहे थे। एक बार तो स्टेशन पर उतरते ही भुवन के शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। उसने देखा सारा स्टेशन एकदम वीरान पड़ा है, मानो वो स्टेशन पर नहीं किसी कब्रिस्तान में उतर गया हो। कहीं पर एक परिंदा भी नहीं था। भुवन का मन किसी अनहोनी की आशंका से घबरा उठा। उसे लगा कि कहीं अकाल के चपेट में उसकी बहन का गांव माधवपुर भी तो नहीं आ गया। फिर भी हिम्मत करके वो स्टेशन से बाहर निकला। बाहर भी खूब अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं भी रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में डर और घबराहट के साथ भुवन माधवपुर की ओर बढ़ चला। रास्ते में ऐसा लग रहा था जैसे या तो दुनिया खत्म हो गई हो या चिरागों को रोशन करने वाले। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद उसे माधवपुर के घर दिखाई देने लगे। पर आश्चर्य कि पूरा स्टेशन जहां वीरान पड़ा था, स्टेशन के बाहर भी किसी आदमी का नामो निशान नहीं था, वहीं माधवपुर का हर घर बिल्कुल रोशन था। इसका मतलब ये था कि माधवपुर में अभी भी सब लोग सुरक्षित थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए भुवन अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर बढ़ा और चलता हुआ बहन के घर पहुंच गया। जब बहन के घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी बहन जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, सब खत्म हो गया। पर भुवन इसका मतलब नहीं समझ पाया। उसकी बहन ने उसे बैठाया और घर के सभी लोगों से मिलाया, पर ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोगों की आंखें किसी शून्य को निहार रही थी। वो बातें कर रहे थे, पर भुवन के साथ होकर भी वो उसके साथ नहीं थे। कुछ समय बातें करने के बाद उसकी बहन ने कहा, तुम इतनी रात को आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, खाना खा लो। और उसके लिए वो खाना निकालने लगी। उसकी बहन के घर के बाहर नींबू का एक पेड़ था। भुवन बारामदे में बैठ गया और उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्य उसे घेर कर बैठ गए। जाने क्यों, पर सब उसे घूर कर ललचाई नजरों से देख रहे थे। भुवन की बहन ने उसके सामने खाने की थाली रख दी, सिर्फ रोटी और नमक। अकाल के समय थाली में सब्जी की कल्पना करना बेवकूफ़ी थी। पर भुवन ने कहा, कुछ नहीं तो एक नींबू ही ला दो, मैं नमक और नींबू से खा लूँगा। जैसे ही भुवन ने नींबू तोड़ने की बात की, उसकी बहन ने बारामदे में बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाया और बारामदे के बाहर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ लिया और भाई की थाली में रख दिया। भुवन को तो काटो तो खून नहीं, जैसे एक ही बार में उसके शरीर का सारा खून सूख गया। उसने पलटकर बहन की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढे में धसी हुई थी और हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उसने भुवन को खा जाने वाली नज़रों से देखती हुई उसकी ओर बढ़ने लगी। घर के बाकी सदस्य भी भुवन की ओर लपके। भुवन ने थाली वहीं छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते स्टेशन पर आकर रुका। स्टेशन पर एक ट्रेन लगी हुई थी। भुवन उसी ट्रेन में जाकर बैठ गया। जब सुबह हुई तो भुवन ट्रेन से उतरा तो उसके मन में उसकी बहन और बहन के गांव को लेकर एक सवाल था। भुवन ने सोचा कि एक बार वो फिर जाकर देखेगा
कि जो उस रात हुआ था, उसने जो कुछ भी देखा था, क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम। वो फिर अपनी बहन के घर के रास्ते की ओर चल दिया और रास्ते में उसने जो भी देखा उसे देखकर उसका दिल दहल गया। लगा मानो उसका कलेजा फट जाएगा। माधवपुर के घरों के आगे जैसे हड्डियों के ढेर लगे थे। हर जगह कंकाल बन चुके लोग रास्ते में जहां तहां मरे पड़े थे। पूरा गांव जानवरों के मृत शरीर और आदमियों के शरीर की सगाड़ से भरा हुआ था। अपनी नाक बंद किए हुए भुवन बहन के घर के पास पहुंचा। उसने देखा रात को जो नींबू का पेड़ लहलहा रहा था वो सूखा पड़ा था, पर बारामदे में अभी भी वो थाली पड़ी हुई थी जिसमें उसकी बहन ने रात में उसे रोटी परोसी थी। उसने देखा वो थाली कंकड़ों से भरी हुई थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसे उसकी बहन और उसके परिवार के लोगों के मृत शरीर मिले। सबकी आंखें गड्ढे में धसी हुई थी। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, सबके सब भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। अब भुवन को उसकी बहन की कही बात का मतलब समझ में आया। उसने सच में अपनी बहन के घर आने में बहुत देर कर दी थी। तो दोस्तों, तब घड़ी में रात के 8:30 बज रहे थे जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह लोहार मोहन काका के घर में कहानी सुनने गए हुए थे। मोहन काका हमारे गांव के इकलौते लोहार हैं। गांव में लोहा लकड़ या कोई भी काम हो तो यही करते हैं। मोहन काका की कहानियां इतनी मज़ेदार होती हैं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर पर कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी मोहन काका ने कहानी बताना शुरू किया। अभी मोहन काका बोलने ही वाले थे कि मेरे एक दोस्त श्याम ने कहा, अरे काका, आपने कभी भूत या चुड़ैल देखा है क्या? इस पर काका मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मैंने देखा है। बस अब और क्या, मोहन काका के मुंह से सुनते ही सभी बच्चों ने मानो एक साथ कहा, कहाँ और कब, हमें भी बताइए। बच्चों के मुंह से ये सुनकर मोहन काका ने बोलना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 30 साल पुरानी होगी। तब मैं जवान हुआ करता था। बदन में एक अलग ही शक्ति थी। उस समय मुझे मेरे गांव से 4 गांव दूर एक ठाकुर साहब के घर जाना था। हालांकि वो गांव हमारे गांव से काफ़ी दूर था, लेकिन काम इतना ज़रूरी था कि मुझे जाना ही पड़ा। तो मैं सुबह के 8 बजे ठाकुर साहब के घर की ओर चलता बना। वहां पहुंचकर ठाकुर साहब से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब दिन के उजाले को रात के अंधेरे ने घेरना शुरू कर दिया। इस पर मैंने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब अब मैं निकलता हूँ। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, मोहन शाम हो गई है और तुझे घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात हो जाएगी। तू एक काम कर, आज रात यहीं रुक जा, सुबह चले जाना। और रात के वक्त तो वो रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है ना। ठाकुर साहब की बात खत्म होते ही मैंने हंसते हुए ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब मैं कहाँ डरता हूँ, मैं आराम से घर चला जाऊँगा। इतना बोलकर मैं ठाकुर साहब के घर से निकलकर अपने घर की ओर चलता बना। कुछ देर चलने के बाद रात के काले अंधकार ने माहौल को पूरी तरह से ढक लिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। इस रास्ते पर जिस पर मैं अभी आगे बढ़ रहा था उस पर कोई इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। माहौल को इतना सन्नाटे में पाकर काफ़ी तेजी से रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था मैं। चांद की हल्की रोशनी में पूरा रास्ता धुंधला धुंधला सा मालूम पड़ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी और के भी कदमों की आवाज़ महसूस हुई। मेरे आगे तो कोई नहीं था, इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो मैं झट से पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई जो कि किसी औरत की थी वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। एक पल के लिए मैं चिंता में पड़ गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यही कि कोई औरत होगी जो मेरे तरह से कहीं जा रही होगी। ये सोचकर मैं कुछ देर वहां पर खड़ा हो गया कि पहले उस औरत को जाने देता हूँ। मगर जैसे ही मैं रुका तो वो औरत की काली परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरी चिंता अब और भी बढ़ गई
कि मेरे रुकने पर वो औरत रुकी क्यों, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस औरत ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन उस वक्त मैं और कोई गलती मुझे मौत के घाट उतार सकती है, इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतज़ार करने लगा ताकि 9 तो 11 हो सकूं। मैं अभी भी मेरे साथ साथ चलने की आवाज़ को महसूस कर पा रहा था। तभी मैंने चलते चलते कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज़ आनी बंद हुई। इस पर जब मैंने एक और बार पीछे पलटकर दोबारा देखा तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि अब वो औरत चलकर नहीं बल्कि हवा में उड़कर मेरा पीछा कर रही थी। ये देखकर डर के मारे मेरे हाथ पैर फूलने लगे और मुझे समझ आ गया कि वो कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। अभी मैं दौड़कर भागने ही वाला था कि तभी उस चुड़ैल ने मेरा गला पकड़ लिया। मेरा गला पकड़ते ही ना जाने क्यों मेरा गला एक झटके से छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गले में भगवान का लॉकेट था। जिसके बाद मैं भागता हुआ वापस ठाकुर साहब के घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।